हाय एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन। सबसे पहले आज के फ्रंट पेज पे एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है जो हमको ऑलरेडी पता है, बट एक देश के लिए गर्व की बात है कि पहली बार एक ट्राइबल वुमेन जो है वो देश की प्रेसिडेंट बनी है। द्रौपदी मुर्मू इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने ओथ ले लिया है। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग भागों से जो है इनको बधाइयाँ आई हैं, चाहे फिर आप यहाँ पे बात करें श्रीलंका, रशिया या और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं या विश्व में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, सभी ने भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। द्रौपदी मुर्मू जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। वहीं जी जिनपिंग चाइना के जो हेड हैं, उन्होंने भी यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखो फ्रंट पेज पे जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वो है म्यांमार एग्जीक्यूट्स पॉलिटिकल प्रिजनर्स। म्यांमार में देखो हुआ क्या है। म्यांमार की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि भारत को 1947 में जो है ना वो आज़ादी मिली थी, इसी तरीके से म्यांमार को 1948 में आज़ादी मिली थी। म्यांमार के अंदर जो है ना, जब आज़ादी मिली तो वहाँ की जनता जो है ना वो सिविल वॉर में चली गई। सिविल वॉर में क्यों चली गई? बहुत सारे वहाँ पे ना क्लेम्स थे कि भाई हम लोग हेड करेंगे, हम लोग हेड करेंगे, इस तरीके की चीज़ें थी। तो जब भी कोई कंट्री सिविल वॉर में जाती है ना तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे वहाँ की मिलिट्री को मिलता है। और 1951 तक जो है म्यांमार की मिलिट्री ने मिलिट्री कूप कर लिया एंड देन म्यांमार में मिलिट्री शासन चल रहा था। भारत या फिर और भी जो उसके आसपास के देश थे वो म्यांमार से कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स भी नहीं रखते थे, क्योंकि ये कहना था कि मिलिट्री जबरदस्ती शासन चला रही है तो हमें क्या लेना देना। तो इस तरीके की चीज़ें सुनने में देखने को मिलती थी। 1990s तक इंडिया ने भी म्यांमार के साथ कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं किया था। फिर क्या हुआ देखो, 1990s के आसपास जो ऑन्ग सुन सुई जी हैं, ऑन्ग सन सुई, जो आपने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा, पढ़ा होगा, तो इनके द्वारा जो है ना म्यांमार में आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी लाने की मांग जो है ना वो उठने लगी। ये जो है डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे आवाज़ उठाने लगी। काफ़ी सारे फ्रंट पे इन्होंने अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी लाने की बात करते रहने लगी। और 1990s तक इंडिया ने भी म्यांमार से अपने रिलेशन थोड़े से मेंटेन करने शुरू किए, क्योंकि देखो म्यांमार हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए ना कि देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जब आप मैप देखोगे तो आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से बगल में ही है म्यांमार। होता पहले ये था कि जो इंसर्जेंट्स थे ना वो वहाँ पे इंसर्जेंसीज करके उधर उधर भाग जाते थे, म्यांमार में भाग जाते थे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें म्यांमार की आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी कि वो जो है उनको वहाँ से हेल्प करें खदेड़ने में या भारत को कॉपरेट करने में। और उसके बाद भारत को ये बात जब समझ में आई तो 90s तक हमने आते हुए म्यांमार से अपने रिलेशन जो है वो बनाने शुरू कर दिए थे। और इसीलिए आज भी जब म्यांमार में ये सब चल रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल बाइकआउट नहीं कर सकती है म्यांमार को। हम लोग हर बार यही बोलते हैं कि हम डिप्लोमेटिक, जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं या फिर जो भी हमारे लीडर्स हैं, वो यही बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे बिलीव करते हैं, पर डायरेक्टली कोई सैंक्शन या कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं है म्यांमार के ऊपर। उसका कारण यही है कि म्यांमार की नीड है इंडिया को। तो फिर क्या हुआ, 2008 में फाइनली जो है वहाँ की मिलिट्री ने घुटने टेके और पहली बार म्यांमार के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलिट्री एक खेल खेल देती है। खेल क्या खेलती है? वो 25% सीट जो है ना पार्लियामेंट की रिजर्व करती है फॉर एंड फॉर ओनली आपकी म्यांमार की आर्मी के लिए। और जो बची हुई आपकी जो सीट्स रहती हैं वो आप इलेक्ट करिए और उस पर चुनिए। दूसरा प्रॉब्लम जो ये क्रिएट करते हैं ना वो ये करते हैं कि भाई कोई भी ऐसा लीडर नहीं बन सकता है देश का हेड जिसका स्पाउस जो है ना वो फॉरेनर है। तो ऑन्ग सन सुई जी की जो शादी है ना वो फॉरेनर से हुई थी, तो ऑन्ग सन सुई जी को ही हटाने के लिए ये पूरा लॉ ले आई है। तो इस तरीके से चीज़ें हुई। लेकिन बात ये है ना कि ऑन्ग सन सुई जी खुद नहीं बन सकती, लेकिन इनके बिहाफ पे तो कोई बन सकता है ना, फैसले ये ले सकती हैं। तो इनके पॉलिटिकल पार्टीज जो है 2015 में वहाँ पे जीतती है, 2020 में भी काफ़ी सारे वोट से जीत जाती है। अब क्या होता है ना, इनको डर लगता है, आर्मी को डर लगता है कि 2020 में भैया ये फिर से जीत गई हैं, काफ़ी सारे प्रचंड मात्रा में जीती हैं, प्रचंड वोट के साथ जीती हैं, तो कल को ये म्यांमार की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तब्दील ना कर दें, तबादला ना कर दें, और जो आर्मी का 25% सीट रिजर्व का कोटा है वो हटा ना दें। खा लिया बोल दिया मैंने, है ना, हटा ना दें। तो इस वजह से फिर जो है मिलिट्री बोलती है कि रिगिंग इन द इलेक्शंस हुआ था और भाई मिलिट्री कूप आ जाता है। उसके बाद काफ़ी सारे लीडर्स को जो है ये लोग जेल में डाल देते हैं, तो वो हमने जाना ही था। अभी क्या हुआ, उसमें से कुछ लीडर्स को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया, डेथ पेनल्टी दे दी गई है। तो ये चीज़ जो है हमने देखा, ठीक है। विश्व की काफ़ी सारी कंट्री जैसे कि यूएस और इन्होंने इसको कंडेम किया है जो ये हरकत हुई है म्यांमार की तरफ से। इसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं और दूसरी न्यूज़ की तरफ देखते हैं, कोई और न्यूज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पेज नंबर 3 पे देयर इज़ अ न्यूज़ जो हमें देखनी है।
यू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिटेन हुए हैं। फूलन देवी जी का एनिवर्सरी मना रहे थे मार्टियम डे की तरह से, 21 मार्टियम डे के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तो उसी के ऊपर जो है यहाँ पे इनको डिटेन कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, कॉन्टेक्ट्स ऑफ मंकी पॉक्स केस हैव नो सिम्टम्स। तो दिल्ली में जो एक मंकी पॉक्स का केस आया था, हमने कल देखा था, तो उसके जो भी कॉन्टेक्ट में आए थे ना, दे डोंट हैव एनी सिम्टम, एंड जिसको अभी मंकी पॉक्स हुआ भी है ना, तो ही इज ऑल्सो, मतलब कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ की तरफ, कुछ देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ हो। ऐसा तो कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एडिटोरियल एक आज बड़ा अच्छा आया हुआ है, M.K. नारायण जी जो है ना, ये बड़े अच्छे एडिटोरियल्स लिखते हैं। तो अ ग्लोबल ऑर्डर कॉट अप इन स्विल्ड ऑफ चाउस। तो इन्होंने थोड़ा सा ना वर्ल्ड ऑर्डर अभी समझाने की कोशिश करी कि विश्व में चल क्या रहा है, देखते हैं। तो देखिए, इनका ये कहना है कि 21st सेंचुरी अभी हमारी है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को ये मिल रहा है कि कितनी सारी प्रॉब्लम जो हैं अलग अलग विश्व की कंट्रीज में आप देख रहे हो। इनके जो हेडिंग है ना, वो देखिए, ड्रिफ्ट एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी द वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी इज प्रूविंग टू बी हाईली चाउटिक। कहने का मतलब ये कि देखो, आप पूरे विश्व को भी उठा के देखो। ठीक है, मैं एक एक सिर्फ, आप अभी देखो क्या होता है, जब भी हम विश्व की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आता है रशिया यूक्रेन, लेकिन वो नहीं है। इसके अलावा भी आप उठा के देखो। ठीक है, चलिए उठाते हैं। रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम चल रही है, चाइना इंडिया प्रॉब्लम चल रही है, श्रीलंका की हालत खराब है, ईरान एंड यूएसए एंड अलग यूरोपियन कंट्रीज की प्रॉब्लम चल रही है, यूके एंड ब्रेक्सिट वाला इशू चल रहा है। ठीक है, और ऐसे करके छोटे छोटे आपने अजरबैजान वाला इशू देखा होगा, टर्की का अलग अपने हर अड़ोसी पड़ोसी देशों से दिक्कत रहता है, सीरिया में समस्या चल रही है। तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, अभी बड़ा बिगड़ा हुआ है, डायनामिक्स जो है ना आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए अब थोड़ा सा इन्होंने क्या बोला है वो समझने की कोशिश करते हैं। इनका ये कहना है कि ना, आज की डेट में पूरा विश्व जो है वो यही कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर खराब हुआ है रशिया यूक्रेन की वजह से, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वही हो रही हैं। बट M.K. नारायण जी का कहना है ऐसा नहीं है, सिर्फ यही चीजें नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इन्होंने देखो कुछ चीजें ऐसी उठाने की कोशिश करी है, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले बोला है कि यूरोप की आप बात करते हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज थी ना, उसमें जर्मनी का एक बहुत बड़ा रोल रहता था, और जर्मनी की वाइस चांसलर उस समय होती थी एंजेला मार्केल जी। अब ये चली जा चुकी हैं, इनकी जगह पे ओलाफ स्कॉल्ज आए हैं। ओलाफ स्कॉल्ज के पास ना इतना डिप्लोमेटिक कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, और काफी समय से एंजेला मार्केल जी थी। इवन इफ आई एम रिमेंबर ना, जब से मैं करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया था मैंने, आज से 8-10 साल पहले, तब से एंजेला मार्केल जी का नाम सुनने में आ रहा था। ठीक है, तो राइटर ये बोलते हैं कि भाई अब ये जब आए ना, तो ये उस लेवल से यूरोपियन कंट्रीज के समूह को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, और यूरोपियन लीडर्स जर्मनी जिस तरीके से देखा जाता था वो उस तरीके से है नहीं, तो काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि जैसे फ्रांस में अभी देखने को मिला है कि वापस से चलो मैक्रोन आ गए, लेकिन अभी क्या हुआ है ना, अपोजिशन काफी ज्यादा आ चुकी है वहां की असेंबली के अंदर। तो अब जैसा पहले वर्चस्व था ना फ्रांस के मैक्रोन जी का, वो अब नहीं रहेगा। फिर यूके की बात करते हैं, आपने देखा किस तरीके से जॉनसन साहब को हटना पड़ा, अभी वहां पर लीडरशिप क्राइसिस चल रही है। तो यूरोप की कंट्रीज का अपना अलग प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो चाइना रशिया की लिंक की बात करते हैं, सिर्फ रशिया यूक्रेन की बात कर रहा है सब। अभी देखो नया फ्रंट तैयार हो रहा है, पहले इस फ्रंट में अनुमान लगा रहे थे कि इंडिया को भी लेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। चाइना रशिया का लिंक बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, चाइना रशिया यही कर रहा है। दूसरा, दोनों ही काफी पावरफुल कंट्रीज हैं, एक दूसरे के साथ टाइज अलग लेवल पे बढ़ा रहे हैं, अलग लेवल पे कॉपरेशन आप देख रहे हो। चाइना जो है रशिया के बिहाफ पे काफी सारे स्टेटमेंट्स भी जारी कर देता है, तो आप ये भी देख रहे हो। राइटर जो है वो कह रहे हैं कि देखो चाइना रशिया का रिलेशन वापस से 1960s की तरह हो रहा है। उस समय ना सीनो रशियन इसको बोलते थे, सीनो सोवियत अलायंस, नॉट रशियन। 1950s में सीनो चाइना को रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं भी सीनो टर्म सुनना ना तो चाइना को ही शॉर्ट में सीनो लिखा जाता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और सोवियत अलायंस की बात हो रही है जो 1950-60s में होती थी इनकी, तो उस तरीके की रिलेशनशिप फिर से बिल्ड हो रही है। बीच में ऐसा भी फेज आया था जब रशिया चाइना की नहीं बन रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? रशिया जो है ना वो चाइना को थ्रेट समझ रहा था कि चाइना जो है ना वो, देखो रशिया भी ग्लोबल पावर बनना चाह रहा था, यूएस भी ग्लोबल पावर बनना चाह रहा था, चाइना भी ग्लोबल पावर बनना चाह रहा था। तो इसीलिए रशिया को पहले चाइना से दिक्कतें होती थी कुछ साल पहले अगर आप चले जाओ। लेकिन अब क्या है ना, रशिया की जो एस्पिरेशन है वो ग्लोबल पावर बनने की खत्म हो चुकी है, उसको पता है हम नहीं बन पाएंगे, चाइना या यूएस में से ही कोई रहेगा। दूसरी चीज ये कि अब रशिया को पहले अपनी कश्ती भी तो निकालनी है ना, तो अब वो यहाँ पे ग्लोबल पावर बनने के लिए लड़ाई कर ले या तो अपने आप को वर्चस्व के लिए लड़ाई कर ले। तो इसीलिए फिर वो चाइना से ना कॉपरेटेड हो चुका है, थोड़ा दबता ही है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। ठीक है,
इसके बाद देखिए, ऐसा नहीं है कि चाइना जो अभी इंडो पैसिफिक में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इसको रोकने के लिए क्वाड बना है, ऑकस बना है। ऑकस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, आपको पता होगा। क्वाड आपको पता ही है। एंड क्वाड क्या है पता है ना? शिंजो आबे जी के द्वारा ब्रेन चाइल्ड था। 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस। ठीक है। अभी एक नया सुना है आपने, I2U2। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब प्रयास हो रहे हैं इंडो पैसिफिक में किसी भी तरीके से जो है चाइना के और रशिया के जो आपस में वर्चस्व है इसको खत्म करने के लिए। I2U2 क्या था बताओ? इंडिया, यूएई और यूएसए, और एक और कौन सा है? बिल्कुल सही, इजराइल। ठीक है। तो ये I2U2 में है। तो कहने का मतलब है ये कुछ चीजें। अब थोड़ा सा और देखो, श्रीलंका पे आ जाओ। श्रीलंका में प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में पहले देखते हैं, फिर हम आते हैं और भी। जैसे वर्ल्ड ऑर्डर में श्रीलंका की क्राइसिस भी एक समस्या ही है। अब इंडिया और उसके आसपास देख लो। इंडिया के आसपास में हमारे पाकिस्तान से प्रॉब्लम चल रही है, हमारी चाइना से प्रॉब्लम चल रही है। जब भी आपके पड़ोसी देशों में प्रॉब्लम होती है ना, तो आपकी भी हालत सही नहीं होती है। पूछो क्यों? देखो, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ती है, काफ़ी सारे रिफ्यूजीज आपके यहाँ भाग के आ जाते हैं। दूसरा कि जब पड़ोसी देश में गरीबी होती है तो आप काफ़ी मदद करना पड़ता है, काफ़ी पैसा देना पड़ता है। भारत के सारे पड़ोसी देश ही ना ऐसे ही जा रहे हैं। बांग्लादेश को थोड़ा सा छोड़ दो, नेपाल की हालत खस्ती है, श्रीलंका देख ही रहे हो, म्यांमार में अलग मिलिट्री कूप चल रहा है, पाकिस्तान तो अलग ही है, चाइना से आपकी बनती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए भी चैलेंज है। दूसरा क्या था ना, जब भारत ने अफगानिस्तान के मैटर को भी उठा लो, तो भारत ने अफगानिस्तान के मैटर में ना आप देखोगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा कार्ड जो है ना वहाँ की सरकार के ऊपर कर दिया था। पहले देखो, जब ना हमारे यहाँ पे जानकार बोलते थे कि तालिबान से भारत को बातचीत रखनी चाहिए, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत नहीं करते हैं। पर इन दी एंड हुआ क्या कि तालिबान अब शासन में आ गया, वही सरकार चला रहा है। तो अब इंडिया अपने नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, अब बातचीत कर रहा है, लेकिन पहले नहीं कर रहा था। तो उसका दुष्परिणाम अभी ये कि तालिबान से आपका रिलेशन जो है उस लेवल पे अच्छा अभी तक हो नहीं पाया है। ठीक है। इसके अलावा क्वाड से भी आपकी थोड़ी डिस्टेंस हो रही है, क्योंकि आपने रशिया को भी सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी के बारे में यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा देखो, न्यूक्लियर डिटरेंस की बात हो रही है कि इसमें ना अभी हुआ क्या था कि मोस्टली यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसा कहा था कि भारत जो है ना ये कहता है कि हम नो फर्स्ट यूज़, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। और अब भारत देखो ना, अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इतनी टेस्टिंग वेस्टिंग भी नहीं करता है। तो यूएस एंड ये अदर कंट्रीज ऐसा कह रहे थे कि इंडिया एंड चाइना के बीच में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में काफ़ी गैप है। मतलब चाइना हैज़ मोर पावर न्यूक्लियर डेटरेंट कैपेबिलिटीज देन इंडिया, और ये काफ़ी बड़ा गैप है। तो ये भारत को कहीं ना कहीं भड़काने वाली स्टेटमेंट थी कि भारत जो है वो अपनी पॉलिसीज के चक्कर में कल को बाद में रिग्रेट भी कर सकता है। तो उसी को यहाँ पे कोट करते हुए राइटर जो है ये बात कह रहे थे। ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे देखिए नीरज चोपड़ा जी के ऊपर एडिटोरियल आया है, हमने ऑलरेडी न्यूज़ देख ही लिया है। यहाँ पे देखो, एक रिफॉर्म बेल लॉज बट मेक द राइट डायग्नोसिस फर्स्ट। तो ये बेल लॉज की जो अभी नई मामला चल रहा है ना, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी इसमें गाइडलाइंस दी हैं, बेल लॉ किस तरीके से वर्क करेगा, तो उसी के बारे में एडिटोरियल है। लेकिन प्रॉपर इसमें क्या गाइडलाइंस थी ना वो नहीं है। लेकिन आज ही के न्यूज़पेपर में टेक्स्ट वाले पेज में ना वो पूरा का पूरा गाइडलाइंस दिया हुआ है, तो अपन उसको पढ़ते हैं, वहां से अपने काम की चीजें कुछ निकलेंगी। ठीक है। सबसे पहले देखो, इस केस का नाम क्या है, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई। इसमें कुछ फ्रेश गाइडलाइंस इशू करी हैं ऑन अरेस्ट इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सेक्शन 41 एंड 41A क्या है, अभी हम उस पर भी आ जाते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लो कि हाउ इज अ पर्सन अरेस्टेड। तो अरेस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, व्हेन वन इज टेकन एंड डिटेन फ्रॉम हिज लिबर्टी। जब कोई टेकन हो जाए या फिर उसकी लिबर्टी से उसको छीन लिया जाए तो उसको अरेस्ट कह लेते हैं। ठीक है। सीआरपीसी जो है 1973, इसमें काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं वो बेल से रिलेटेड हैं और अरेस्ट के कुछ तरीके होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो उसके काफ़ी सारे वॉयलेशंस समय समय पे देखने को मिलता है और उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कही हैं। दूसरी चीज़ है कि देखो, आपको मे बी ये पढ़ाई में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए करूँगा मैं कि ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल, क्योंकि ये लॉ जितने भी आप लोग एग्जाम दोगे उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग ना इसको वहां से देख लेना। ठीक है। अब देखो, सेक्शन 41 क्या कहता है सीआरपीसी का। सेक्शन 41 ऑफ द कोड जो है ना वो प्रोवाइड करता है, अरेस्ट कैन बी मेड बाय पुलिस विदाउट अ वारंट एंड मैंडेट्स फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग फॉर एवरी अरेस्ट एंड नॉन अरेस्ट सेक्शन, एवरी अरेस्ट एंड नॉन अरेस्ट। ठीक है। ये पहला पॉइंट था कि सेक्शन 41 कहता है कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हो तब भी आपको डायरी में पूरा रीजंस लिखना है।
सेक्शन 41A जो है सीआरपीसी का, वो ये कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ अ नोटिस टू बी सेंट बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट इन सर्टेन कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट। और इन्हीं के ऊपर काफी सारी गाइडलाइंस जो है ना अभी कोर्ट ने हमारे दी हैं। जैसे क्या गाइडलाइंस दी हैं, ये दिया है कि देयर नीड नॉट बी एनी इंस्टेंस ऑन अ बेल एप्लीकेशन व्हाइल कंसीडरिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 88, 170, 204, 209 ऑफ द कोड। मतलब कहने का मतलब देखो, बेसिकली मैं आपको बताऊं ना तो कोर्ट, मैं लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूं, बाकी आप पॉइंट्स ने इसमें से नोट कर लेना हिंदू में से सीधे, मैं भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन कर लेना। बेसिकली इनका मतलब ये ना कि हमारा जो कानून है ना वो बेल देने का प्रावधान देता है, लेकिन आज की डेट में जो हमारी कोर्ट्स है ना वो ज्यादा सजा देने पे लग गई हैं। ओवर क्राउडिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को बेल ही नहीं मिल रही है। तो मेन जो घुमा फिरा के जो हमारी कोर्ट है ना, उन्होंने ये कहा है कि भाई आप बेल देने पे ध्यान दो, आप ज्यादा से ज्यादा बेल दो, प्रॉपर लॉज का फॉलो करो, बेल देने में जो ये इनकंसिस्टेंसी है ना लोअर कोर्ट्स के द्वारा, इन्हें खत्म करी जाए। कुछ केसेस के नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021, इस केस के बारे में आप नोट्स बनाइएगा। इसके अलावा यहाँ पे अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस है, इसमें कोर्ट इज इन द प्रेजेंट केस हैज आल्सो एम्फसाइज्ड अपॉन सेपरेट लेजिस्लेशन इन द लॉ रिलेटिंग टू बेल एंड हैड आल्सो इशूड स्पेसिफिक। तो क्या लिखा हुआ है, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय भी ये बात कही थी कि देयर शुड बी स्पेसिफिक लॉज जो बेल से डील करें। अभी तो सीआरपीसी में प्रोविजन है, लेकिन अलग से हो जो प्रॉपर फॉलो हो, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, बेल के लॉ ना बड़े एम्बिगुअस हैं, और दूसरा ना ये बहुत ज्यादा अभी जो है ना जजेस के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई वो देंगे तभी होगा, और इतने सारे मामले पेंडिंग रहते हैं कोर्ट में, बेल नहीं मिल पाती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, और उस पर जो है अभी ये वर्डिक्ट आया था जिसमें काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया, मैंने मेन आपको चीजें समझा दी हैं, कौन सा सेक्शन क्या कहता है, कैसी चीजें, वो टेलीग्राम से आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, ठीक है। और कोई न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिकमेंड्स 35 नेम्स फॉर जजेस इन 6 हाई कोर्ट। तो कोलेजियम सिस्टम वर्क कैसे करता है, दे आर द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्लस वो जो है गवर्नमेंट को कुछ नाम रिकमेंड करते हैं, गवर्नमेंट इन नाम को कंसीडर करती है और फिर इनको फॉरवर्ड करके प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट कराती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट क्या ना चाहे कि ये ना, इसको गवर्नमेंट को कोई नाम पसंद ना आए, तो क्या वो इन नामों को रोक सकती है आगे जाने से? तो जवाब है नहीं। गवर्नमेंट जो है वो एक बार और भेज सकती है कोलेजियम के पास कि भैया आप रिकंसीडर करो, हमें इस नाम में दिक्कत है। पर कोलेजियम ने अगर फिर से वो नाम भेज दिया ना, देन गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग, दे हैव टू फॉरवर्ड द पर्टिकुलर नेम्स टू द प्रेसिडेंट, और फिर वो अपॉइंटमेंट आगे हो जाती है। तो ये कोलेजियम सिस्टम जो है इस तरीके से वर्क करता है। इसकी भी अपनी कहानी है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, उसके थ्रू कोलेजियम सिस्टम आया था। कभी एडिटोरियल आएगा इस पे तो डिटेल में हम तब उसको देख लेंगे, ठीक है। आज का न्यूज़पेपर जो है ना प्रेसिडेंट के ओथ से काफ़ी ज़्यादा कवर है, जो कि अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये वाली न्यूज़ आपको याद होगी, एडम हैरी जी के बारे में मामला था, ठीक है। एक चीज देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट न्यूज में है ना, तो आपके लिए प्रेसिडेंट की चीजों में काम की चीजें जो है ना, वो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में इतना नहीं आएगा जितना प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, इस तरीके की चीजें जो है ना वो ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए क्या है, जी टाइटन सिक्योरिटी ग्रिप अहेड ऑफ थर्ड टर्म, तीसरा टर्म ये लेने वाले हैं। तो पुलिस प्रशासन को बताया जा रहा है किस तरीके से फॉलो करना है। बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा, हम लोग सुनते हैं कि जो है ना चाइना जो है वो सोशलिस्ट कंट्री है, हमने तो यही सुना है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे। बट आप ये भी सुनते हो कि चाइना से बड़ा कोई कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी बात आ रही है इसलिए आज कहीं पढ़ा था मैंने, तो मतलब मुझे तो पता था, लेकिन आज ये कहीं स्टूडेंट ने कहीं लिखा था, तो मैं उसका डाउट भी क्लियर कर रहा हूँ। चाइना की जो पॉलिटिक्स है ना, दैट इज सोशलिस्ट, प्रॉपर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वही जीतती है, वही सब करती है। पर वहाँ की जो इकोनॉमी है ना वो कैपिटलिज्म है, वहाँ पे इकोनॉमी जो है ना वो ओपन है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? अगर कोई इकोनॉमी कैपिटलिज्म है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि देखो, मार्केट में फूड डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी, सरकार नहीं आएगी कुछ करने के लिए, स्विगी जोमेटो आएगा, वो अपना काम करके जाएगा, प्राइवेट बंदे आएंगे। रास्ते में ट्रेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट बंदे आएंगे, ट्रेन बनवाएंगे, वो चलवाएंगे। तो कैपिटलिज्म का मतलब होता है मार्केट की जो नीड होती है वो प्राइवेट लोग आके फिल कर देते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी का बेसिकली मतलब ये होता है कि हर कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। भारत जो है ना स्टार्टिंग में सोशलिस्ट इकोनॉमी में था प्रॉपर, फिर 1992 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आई ना, तो हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा जो है फिर हमने कैपिटलिज्म को भी एक्सेप्ट किया, और अब जो है हम मिक्स चल रहे हैं, थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ मूव भी कर रहे हैं। तो ये
और कोई ख़राब चीज़ नहीं है। देखो दोनों ही इकोनॉमी जो है ना अपने आप में बहुत अच्छी हैं, और जो मिक्स वाली होती है ना वही सबसे बेस्ट होती है। बट ऐसा भी नहीं कह सकते देखो वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी तो चाइना है, ये तो फुल कैपिटलिस्ट है ना। चलिए ठीक है, तो दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। एंड आई होप अगर आप लोगों को हमारी ये सेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप हमारे किसी भी कोर्सेज में जो कि क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DU LLB, NLS सेट, A लेट, किसी भी कोर्सेज में आप इनरोल करना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डेमो देखो, इनरोल करो। 30 तारीख से नया बैचेस हर एग्जाम की स्टार्ट हैं। एंड इफ़ यू वांट आप इन एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, बट इन सब के लिए आपको विजिट करना होगा हमारा ऐप और वेबसाइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।